हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 26 या 26 के बारे में, जो कि साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। 2 सितंबर के लिए वर्कशीट जारी की गई है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब जब हम ध्यान से वर्कशीट को देखेंगे तो अध्याय 6 जय पराक्रम या चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस की ही वर्कशीट है ये। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हमारा जो श्वसन तंत्र है या श्वसन प्रणाली है वो कैसे कार्य करती है। उसमें हमने जलीय जीवों के बारे में पढ़ा था और स्थलीय जीवों के बारे में पढ़ा था, और पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं या श्वसन की प्रक्रिया करते हैं इस बारे में पढ़ा था। अब की बार हम लोगों को पढ़ना है मानव श्वसन तंत्र। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। मानव श्वसन तंत्र ये वह प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। तो सीधे कम शब्दों में ये कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। ये वह प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो आइए आपकी वर्कशीट में आगे बढ़ने से पहले जरा आपकी एनसीईआरटी किताबों में देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आइए एनसीईआरटी किताबों को देखते हैं। तो जब हम आपकी एनसीईआरटी किताबों को देखेंगे अध्याय 6 जय पराक्रम, तो हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बता रहा है मनुष्य में चित्र 6.9 आपका श्वसन तंत्र का चित्र है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। इसे देख लीजिए। सेम यही चित्र आपको आपकी वर्कशीट में भी देखने को मिलेगा। तो ये जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार यानी हमारे नाक के द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित होने वाली महीन बालों द्वारा निष्पादित होती जाती है। यानी वायु शरीर में हमारे नाक के द्वारा अंदर जाती है। उसमें महीन बाल होते हैं जो अशुद्धियों को, धूल कणों को रोकते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मार्ग की परत होती है जो इस पराक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित के विलय उपस्थित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग नापतित ना हो। यानी कि जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला पोर्शन जो है, ये जिसे हम अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं, ये एक ऐसी संरचना है कुछ और जो उसमें ऊपर का भाग है, ये वाले भाग, यहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को, हमारे खाने को और हमारे वायु को, ताकि एक समय पर एक ही चीज़ की एंट्री हो, दूसरी ना जाए और कोई विघ्न ना उत्पन्न हो। चलो तो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ये फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्कृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। तो क्या फुफ्फुस को जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित करती हुई आखिरी में कूपिका नाम की एक संरचना बनती है, जो कि गुब्बारे के समान होती है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। कूपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपियों में भर ली जाती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है और सांस अंदर चले जाता है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी छाती सामान्य भाषा में वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। आगे कहता है रुद्र शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, और कुपिका रुद्र कुपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचती है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जो हमने बढ़ा गैसों को विनिमय हुआ, तो आगे क्या होता है देखते हैं। श्वास के चक्र में जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का विशिष्ट आयतन रखता है, और जिसे हम रिजर्व कह सकते हैं, एक तरह से रिजर्व रखता है ऑक्सीजन का, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके
श्वसन प्रक्रिया की या श्वसन तंत्र कार्य प्रणाली की। आइए आपकी वर्कशीट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जब हम आपकी वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें आपका बताया गया है श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। तो हमने वहाँ पे कार्य एक तरह से समझ लिया। आगे देख लेते हैं श्वसन तंत्र और अंग क्या क्या है। सबसे पहले नाक, यानी ये बाहरी नसलों का एक जोड़ा होता है। छोटे बालों के रोम नसिकाओं में के आंतरिक भाग को ढकते हैं और भारी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं और सांस लेते वक्त हवा के लिए अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। आपको याद हो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि आर्द्रता जरूरी है ताकि कोई भी बाहरी रोगाणु आपके शरीर में ना प्रवेश कर सके, तो इस वजह से ये जरूरी है। फिर है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या है? इसे एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये हिस्सा जो खाद्य कणों को निगलने के लिए दौरान उठता और गिरता है। ये वह प्रणाली है जो खाद्य पदार्थों को खाने के लिए उठता है या गिरता है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब है ग्रसनी। नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखला स्थान होता है और यह हवा और भोजन दोनों के लिए काम रचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका कंट्रोल होता है, यानी कि वायु और हवा तथा खाद्य पदार्थ दोनों एक ही नली के थ्रू जाते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए ग्रसनी एक स्थान प्रदान करता है। आगे देखिए, ये खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। उपकंठ एक लोचदार उपस्थित है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है। ये स्वर यंत्र यानी एडम बॉक्स, एप्पल या वॉइस बॉक्स के बीच में और अन्न की नली के बीच में एक स्विच का काम करता है। जरूरत के हिसाब से खुलता और बंद होता रहता है, यानी कि। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है आपका श्वास नली। श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होती है, तुरंत गर्दन के नीचे तक आती है। वायु नली के द्वारा सी आकार की उपस्थिति से बनी होती है और इसे पिचकने से बचाती है। ये वाली आपकी स्वर नली, यानी इस तरह की संरचना वाली जो नली है, ये आपकी स्वर नली कहलाती है। ये श्वास नली हो गई आपकी। श्वासनी। श्वास नली दो नालियों में विभाजित होती है जिन्हें श्वासनी कहते हैं। प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासनी द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में विभाजित होने के बाद श्वासनिकाओं में विभाजित होती है और आगे कूपिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो श्वासनी पहले श्वासन बनेगी, फिर श्वासनिकाओं में विभाजित होगी, आखिर में कूपिकाओं में विभाजित हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। पहले श्वासनी, पहले हो गई श्वासनी, फिर श्वासनिकाएं, फिर कूपिकाएं। ठीक है, कूपिकाएं आखिरी जगह है जहाँ पे हमने पढ़ा था कि गैसों का विनिमय होता है या एक्सचेंज होता है। अब है कूपिकाएं। कूपिकाएं पतली द्वारों और एकल सेल से बनी गुब्बारों जैसी सूक्ष्म संरचना है जो वायु से भरी रहती है। ये वायु से भरी क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे कुछ मात्रा में वायु हर वक्त स्टोर रहती है। आखिरी में फेफड़े। मनुष्य में श्वसन के मुख्य केंद्र हैं। ये छाती की वृक्षीय ग्रह की रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय दोनों ओर स्थित रहते हैं। ये बड़ी और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान में शामिल होता है। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़े काफ़ी बड़े और भारी होते हैं। ठीक है, तो ये फेफड़ों के बारे में बता दिया इसने। मेन चीज़ है हमारी कूपिकाएँ जो क्या करती हैं? गैसों के विनिमय में भाग लेती हैं। ये आपका श्वसन तंत्र है। अगर आम शब्दों में और छोटे शब्दों में समझना चाहें तो यहाँ से आपकी वायु अंदर गई, जब ये यहाँ पहुँची तो ग्रसनी और आपके सौर यंत्र के बीच में एक स्विच है जिसके द्वारा इसे कंट्रोल किया गया कि वायु केवल वायु नली में ही जाए और ये श्वास नली होते हुए कहाँ पहुँची? आपके श्वास नली के द्वारा ये पहुँची आपकी दो अलग अलग भागों में, यानी श्वासनी में। ठीक है, श्वासनी से श्वासनिका में, फिर आखिरी में कूपिका में। और यहाँ पे कूपिका में जब ये प्रवेश की तो यहाँ पे गैसों का विनिमय हुआ, आदान प्रदान हुआ और ज़रूरत के हिसाब से कार्य हुआ। अब दो बातें जो आपको देखनी है वो हैं सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय क्या क्या होता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं।
तो ये क्या होता है, विक्षय गुहा फैलते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती है, डायफ्राम का आकार सपाट हो जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। यही होता है सांस लेते समय। और सांस छोड़ते समय क्या होता है, विक्षय ग्रह सिकुड़ता है, पसलियाँ नीचे की ओर बढ़ती हैं, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है और फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। फेफड़ों का आयतन कम किस लिए होता है, क्योंकि हवा बाहर निकल रही है, और इधर फेफड़ों का आयतन बढ़ता है क्योंकि हवा फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। तो ये है आपकी वर्कशीट की कुछ मुख्य बातें। आइए अभ्यास के प्रश्न को देख लेते हैं। कुपिका का क्या कार्य है? कुपिका का कार्य गैसों का विनिमय है और ये आखिरी वो इकाई है जो विभाजित होने के बाद बचती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है? गैसीय विनिमय कुपिका के जगह पर होता है और ये फेफड़ों में होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर कुपिका में होता है। ठीक है, अगला है सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं। फिर है मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाएं। तो मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र आपके सामने है, आप इस पूरे चित्र को बनाइए। और आखिरी में है आपका प्रश्न 5। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान आपके अपने उदर की गति के ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ये क्या कारण है कि ये अंगों में जो खिंचाव होता है, आयतन बढ़ता है घटता है, यानी कि ये प्रणाली जो आपकी है, ये जो प्रणाली आपकी दी गई है, ये इस सबको मिला करके आपको ध्यान दे करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट 26 पूर्ण हो गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक्स ऑथेंटिक है और आसानी से आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ बुक्स का, आप उससे इस चैप्टर को देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।